आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए, पिछली क्लास में जहाँ तक हमने पढ़ा था उसका जो आगे का पार्ट है कोशिका का, वो आज हम देखेंगे। पिछले क्लास में जो भी पढ़े थे वो उम्मीद करते होंगे अच्छे समझ गए होंगे। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कोशिका क्या है, कोशिका की खोज किसने किया था। सर्वप्रथम जिस कोशिका का खोज हुआ था उसका नाम क्या था, किन्होंने खोजा था। दूसरी बार जिन्होंने जिस कोशिका किसी कोशिका खोज बार कोशिका का खोज हुआ था वो जीवित कोशिका था। पहली बार जो कोशिका खोज हुआ था वो मृत कोशिका था। वो सारा क्लास हम पिछले पिछले क्लास में ये सारा चीज कर चुके हैं। आगे है आपका लगभग यहाँ तक हमने कल पिछले क्लास में कंप्लीट कर लिया था। चलिए आगे देखते हैं। आज का जो हमारा मतलब हम लोग का जो टॉपिक है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, राइबोसोम का खोज किसने किया था? जी प्लेड 1955 में किया था। आगे है आपका लाइसोसोम का खोज किसने किया था? डी डुबे ने 1958 में लाइसोसोम का खोज किया था। उसके बाद है आपका तारक का यानी कि सेंट्रोसोम का खोज किसने किया था? टी बॉबरी ने 1888 में। आगे जो आपका क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। रिचर्ड अल्टमैन ने सर्वप्रथम 1890 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की और इसे बायोब्लास्ट का नाम दिया था। यानी कि रिचर्ड ऑल्टमैन ने सर्वप्रथम ये माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1890 में किया था। आगे आपका माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था? तो बेंडा ने 1897 से 1898 के बीच में माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण बेंडा ने 1897 से 1898 के बीच में किया था। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। आगे आपका कोशिका की आकृति एवं आमाप। पहला है आपका सजीव में पाए जाने वाले कोशिकाओं की संख्या, आकृति एवं आमाप में क्या होता है? भिन्न होता है। यह माप कर सकते हैं जो विविधता होती है, यानी कि सभी जीवों में कोशिका का आकार अलग अलग होता है। बहुत से छोटे जीव होते हैं उसमें छोटी कोशिकाएं होती है, बड़े जीव में बहुत बड़े कोशिकाएं होती है। सभी में कोशिका का आकार बड़ा मतलब उसके आकार के हिसाब से उसकी कोशिका का आकार निश्चित होता है अलग अलग जीवों में। दूसरा है आपका किसी जीव में केवल एक कोशिका हो सकती है जिसमें सभी जैव प्रक्रम एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होते हैं। कुछ अन्य जीवों में अनेक कोशिकाएं मिलकर विभिन्न प्रकार बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिसका शरीर एक कोशिका का बना होता है। और जैव प्रक्रम यानी कि जीवों में होने वाली वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का क्या होता है? अनुरक्षण होता है, उसे जैव प्रक्रम कहा जाता है। आगे आपका अमीबा, पैरामीशियम तथा जीवाणु जैसे जीवों का शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है, इसलिए इन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, यूनि सेलुलर कहते हैं। यानी कि जिस जीव का शरीर एक कोशिका का बना होता है उसे कहते हैं एक कोशिकीय जीव। यहाँ पे है। दूसरा है आपका दूसरी ओर वे जीव जिनमें अनेक कोशिकाएं होती है बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं, जिसे इसको इंग्लिश की सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। यानी कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो सिर्फ एक कोशिका का बना होता है, उनका जीव शरीर उनका एक कोशिका का बना होता है, कोशिकीय जीव कहलाते हैं। बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिनका शरीर बहुत अनेक कोशिकाओं के मिलने से बनता है, उसे क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव। आगे आपका बहुकोशिकीय जीव के शरीर में लाखों की संख्या में कोशिकाएं पाई जाती है। जैसे घर बनाने में एक रूम बनाने में कम ईंट लगता है, बहुत बड़ा घर या महल बनाने में बहुत सारे ईंट लगते हैं। उसी तरह से बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में लाखों की संख्या में कोशिकाएं होती है। आगे आपका कोशिकाएं पौधों तथा जंतु में कोशिकाएं विभिन्न आकृति की होती है। मतलब यहाँ कह रहा है बहुकोशिकीय पौधे तथा जंतु में कोशिकाएं विभिन्न आकृति की हो सकती है। यानी कि पेड़ पौधा और जंतु में कोशिका का आकार है वो अलग अलग होता है। आगे आपका कोशिकाएं अधिकतर गोलाकार होती है परंतु उनकी आकृति में बहुत अधिक भिन्नता होती है। कोशिका का आकार क्या होता है? गोलाकार होता है, लेकिन उसकी जो आकृति है उसका कह सकते हैं बनावट कर सकते हैं, वो क्या है? बहुत अलग अलग होता है। ये कोशिकाएं घनाकार मतलब घन के आकार का या स्तंभाकार या पिलर के आकार का, या कुछ जंतु कोशिकाएं लंबी तथा शाखान्वित होती है। मतलब एक तरह से पेड़ पौधे में जो शाखा होती है उसकी तरह भी कोशिकाओं का आकार होता है। जैसे में एग्जांपल यहाँ पे तंत्रिका कोशिका हमारे ब्रेन के भाग में पाया जाता है, यानी कि मस्तिष्क में हमारा तंत्रिका कोशिका पाया जाता है, जो क्या होता है कि पेड़ के शाखा के समान होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आगे है आपका अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्म होते हैं, यानी कि बहुत सारे कोशिकाएं होते हैं जो काफी छोटे होते हैं, जिसे अपनी नग्न आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। उसे देखने के लिए एक विशेष यंत्र की आवश्यकता होती है जिसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं। यानी कि हमारा जो आंख है बहुत सारे छोटे जीवों को नहीं देख सकता, जो
बहुत ही छोटे होते हैं, उसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है। तो वो कह रहा है यहाँ पे आगे आपका जो सामान्यतः किसी युक्ति के बिना आंखों द्वारा दिखाई नहीं देते। युक्ति मतलब कोई मशीन हो सकता है, यहाँ पे मशीन का इसका कहने का मतलब है मशीन की सहायता से हम देख सकते हैं, अपनी डायरेक्ट आंखों से उसको नहीं देख सकते हैं। कुछ सेंटीमीटर लंबी कोशिकाओं को भी केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। यानी कि जैसे इस यहाँ पे कहना है इसका, कुछ सेंटीमीटर लंबी कोशिकाओं को केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। यानी कि कुछ मीटर लंबी भी होती है कोशिकाएं। आगे आपका सूक्ष्मतम कोशिकाओं का आकार 0.1 माइक्रोन होता है, जो माइक्रोप्लाज्मा जीवाणु में पाया जाता है। यानी कि यहाँ पे है विश्व की सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा, यानी कि बहुत ही सबसे मतलब कह सकते हैं विश्व में सबसे छोटी कोशिका पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। विश्व की सबसे छोटी कोशिका तो माइक्रोप्लाज्मा, जिसका लगभग कह सकते हैं 0.1 माइक्रोन उसका आकार होता है। आगे है आपका जूट एवं सन जैसे पौधों के रेशा जैसे होता है ना, जूट देखे में कभी, जूट जैसे उसमें नहीं होता था पटवार बनता है उस टाइप का, वो होता है आपका अंडे के केंद्र में पाए जाने वाला पीला पदार्थ, जिसे पीतक यानी कि योक कहा जाता है। अंडे के बीच में एक पीला सा भाग होता है, वो भी ये क्या है, कोशिका है। ये उबले अंडे में स्पष्ट दिखाई देती है। जब अंडा को उबालते हैं तो स्पष्ट दिखाई देता है, ऐसे पहले भी दिखाई देता है लेकिन वहां पे थोड़ा देखना आसान हो जाता है। आगे है आपका शुतुरमुर्ग के अंडे का आकार या आप माप कर सकते हैं 170 mm होता है, जो सर्वाधिक बड़ी कोशिका का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे बिना किसी युक्ति की सहायता से देखा जा सकता है। यानी कि यहाँ आपका था विश्व की सबसे बड़ी सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, और उसके बाद सबसे बड़ी हो जाएगा आपका शुतुरमुर्ग का अंडा। यानी कि कह सकते हैं हमारे पृथ्वी पे सबसे छोटी कोशिका क्या है, माइक्रोप्लाज्मा है, और सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा। यानी कि एक नारियल का जो फल होता है, वो हरा सा दाब नहीं होता उसका, उस आकृति का ये आपका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। यानी कि इस चैप्टर में, इस पेज में हमने पढ़ा, सबसे मेन जरूरी है आपका जो विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, और उसके बाद सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कोशिका सिद्धांत, यानी कि कोशिका का सिद्धांत, सेल थ्योरी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। 1838 में जर्मन वनस्पति विज्ञान शास्त्री M.J. स्लाइडेन तथा 1839 में जर्मनी के ही जंतु विज्ञान शास्त्री थियोडर स्वान ने मिलकर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोशिका सिद्धांत का मुख्य बातें निम्नलिखित है। यानी कि मतलब 1838 और 1839 में जर्मनी के दो वैज्ञानिकों ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। कोशिका का सिद्धांत क्या है, मतलब कह सकते हैं जो हर एक जीव या पेड़ पौधा हो या जीव जंतु हो, सभी का शरीर जो है एक कोशिका से बना होता है। पहला यहाँ पे प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। दूसरा आपका प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। यानी कि सर्वप्रथम घर बनाने के लिए जैसे एक ईंट की जरूरत होती है, उसी तरह से एक शरीर के निर्माण के लिए सबसे पहले एक कोशिका की आवश्यकता, एक घर बनाने के लिए एक ईंट की आवश्यकता होती है, उसी तरह से किसी जीव के निर्माण के लिए कोशिका की आवश्यकता होती है। आगे आपका प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, या तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती है, फलस्वरूप एक जीव बनता है। यानी कि सभी कोशिकाओं के मिलने के फलस्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। 4 नंबर में है आपका कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है उसमें केंद्रक मुख्य कार्यकर्ता या सृष्टिकर्ता के रूप में भाग लेता है। केंद्रक ही है जो बताता है कितना कोशिका बनाना है, कितना कोशिका नहीं बनाना है। आगे आपका कोशिका सिद्धांत का अपवाद। पारंपरिक अर्थों में कोशिका सिद्धांत एक सिद्धांत नहीं वरन एक तथ्य है। विषाणु कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, क्योंकि इसमें कोशिका नहीं होती है एवं सर्वथा संक्रमण परजीवी के रूप में होता है, जबकि विलगित अवस्था में निर्जीव होते हैं। यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे विषाणु क्या था, आपका कोशिका सिद्धांत का एक अपवाद था, जिसकी सहायता से मतलब उसमें नियम उसका थोड़ा सा गलत करना कर सकते हैं। यहाँ पे कोशिका को 2 भागों में बांटा गया। आगे आप देखिए, पहला क्या है प्रोकैरियोटिक, दूसरा है यूकैरियोटिक। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक समझिएगा। प्रोकैरियोटिक मतलब अत्यंत छोटे जीव होते हैं। यूकैरियोटिक मतलब यू मतलब क्या होता है, यू मतलब
इंग्लिश में कह सकते हैं हम लोग या तुम लोग का अर्थ होता है तो हम लोग और तुम लोग बहुत बड़े जटिल जीवों के श्रेणी में आते हैं। इसे आप ट्रिक बना सकते हैं जो यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को आसानी से पहचान सकते हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक में आपका इस प्रकार की कोशिकाएं प्रारंभिक कोशिकाएं कहलाती है, यानी कि उसको कहते हैं सबसे पहला कोशिका कहते हैं। ये दूसरा है आपका यह सरल रचना वाली कोशिका होती है, इसका क्या होता है रचना एकदम बिल्कुल ही समान होता है। आगे आपका इस प्रकार की कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक का क्या होता है अभाव होता है। इस पे केंद्रक क्या होता है प्रोकैरियोटिक बात करें, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है बहुत छोटे होते हैं, इसमें क्या कहते हैं केंद्रक नहीं होता है। आपका आगे है जीवाणु कोशिका, इस प्रकार की कोशिका का सबसे अच्छा उदाहरण है जीवाणु। जीवाणु हमारा जो सबसे एक अच्छा उदाहरण है। इनका आकार प्राय 1 म्यू से 10 म्यू के मध्य होता है। इनमें पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ अर्थात डीएनए द्वारा निर्मित गुणसूत्र कोशिका द्रव के विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं, यानी कि डीएनए जो है यह आनुवंशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में किसी भी लक्षण या गुण कह सकते हैं, गुण कहो या जो भी लक्षण को माता पिता से संतान में ले जाता है। आगे आपका इस विशेष क्षेत्र में न्यूक्लियोइड कहते हैं, इस विशेष क्षेत्र को न्यूक्लियोइड कहते हैं। आगे आपका केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति के कारण केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन आदि कोशिका द्रव के संपर्क में रहते हैं। आगे आपका कोशिका द्रव में राइबोसोम के कण उपस्थित होते हैं, परंतु अन्य कोशिकाओं का क्या होता है अभाव होता है। कोशिका द्रव में राइबोसोम के कण तो रहेंगे लेकिन परंतु अन्य कोशिकाओं का क्या होगा अभाव हो जाएगा। आगे आपका प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में हरित लवक प्लाज्मा झिल्ली द्वारा निर्मित थैलीनुमा संरचना में मौजूद होते हैं। ये आपका हो गया प्रोकैरियोटिक की जो खासियत है, या कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में जो अंतर है उसमें दिखाया गया है। आपका आगे आता है वैसी कोशिका जो पूर्ण रूप से विकसित होती है यूकेरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है। इस प्रकार की कोशिका विषाणु, जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल को छोड़कर सभी पौधे तथा जंतु में पाई जाती है। इस प्रकार के जो कोशिका है कह सकते हैं जीवाणु, आगे आपका नीलहरित शैवाल, विषाणु, इन सभी को अलग करके सभी में पाया जाता है। ये रचनात्मक आधार पर पूर्ण विकसित कोशिका होती है, यानी कि ये क्या होता है पूरा तरह विकसित होता है। इनका आकार बड़ा होता है। इस प्रकार की कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक होता है जो चारों ओर से दोहरी झिल्ली क्या होता है घिरा होता है। आगे आपका कोशिका द्रव में झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं, यानी कि कोशिका द्रव में झिल्ली युक्त कोशिकांग क्या होता है उपस्थित होता है। आगे आपका इसमें गुणसूत्र की संख्या 1 से क्या होती है अधिक होती है। इसमें क्या होगा गुणसूत्र की संख्या अधिक होगा। यहाँ से आप समझ सकते हैं यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर है। यूकेरियोटिक मतलब क्या होता है विकसित कोशिका, और प्रोकैरियोटिक मतलब होता है अविकसित कोशिका जिसे अत्यंत सूक्ष्म कोशिका भी कह सकते हैं, जिसमें केंद्रक का अभाव होता है। कुछ कोशिका का अंग ऐसा होता है जिसमें उसमें कम पाया जाता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।